हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। कल हम एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम यूनिट 7 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने उपग्रह क्या होता है, उसकी कक्षाएं क्या होती है, कक्षाएं कितने प्रकार की होती है, साथ ही हमने प्रक्षेपण यान जो है उसके प्रकार, ये सब हम कल देख चुके हैं। मेरा ये जो कंटेंट है वो नोट्स के फॉर्म में है, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। आज हम आगे बढ़ते हैं और उपग्रह को थोड़ा डीप में जाकर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपग्रह के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो उपग्रह के घटक में हम देखते हैं बस, पेलोड, ऊंचाई नियंत्रण यंत्र, ऊर्जा तंत्र, टेलीमेट्री और निर्देश तंत्र। ये बस समझने के पहले हम समझते हैं पेलोड क्या होता है। उपग्रह के घटक का मतलब क्या है कि उपग्रह किन किन चीजों से मिलकर बना है या उपग्रह के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पेलोड क्या होता है। तो पेलोड के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो उपग्रह को एंटीना, कैमरा, रडार जैसे वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, इन्हें ही हम पेलोड कहते हैं। तो जितना भी चीजें हैं, जैसे एंटीना हो गया, कैमरा हो गया, रडार हो गया, ये सब जो है इन्हें पेलोड कहते हैं। और ये सारी चीजों को जिसमें रखकर ले जाया जाता है उन्हें हम बस कहते हैं। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बस क्या है, एक बॉक्स है, और पेलोड क्या है, वो सारा सामान है जो कि उपग्रह के लिए लगने वाला है। तो ये सारे सामान को जो है वो बस में रखकर ऊपर भेजा जाता है। तो पेलोड का मतलब क्या है कि उपग्रह के अंतर्गत लगने वाली सारी चीजें, जैसे कि एंटीना, कैमरा, रडार, ऐसे वैज्ञानिक उपकरणों को हम पेलोड कहते हैं। और पेलोड जो है वो किसके अंदर जो है वो किसके अंदर जो है वो लोड होके जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बस। जैसे कि उपग्रह का वह हिस्सा जो पेलोड और उससे संबंधित उपकरणों को वहन करता है, लेकर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये पेलोड के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि क्या क्या आता है, जिसमें आता है ट्रांसपॉन्डर्स। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपॉन्डर्स क्या होते हैं, ये एक दूर संचार यंत्र होता है। ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी की जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उन्हें प्रसारित करता है और अंतरिक्ष और धरातल के मध्य संपर्क स्थापित करता है। क्या करेगा ये ट्रांसपॉन्डर, क्या करेगा, अलग अलग आवृत्ति की जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको धरती पर भेजेगा, और वहां से जो है धरती से आने वाली या परावर्तित होकर जो आने वाली किरणें होती है उनको अपने अंदर अवशोषित करता है। तो ये ट्रांसपॉन्डर का काम होता है। इसलिए तो इसमें लिखा है कि अंतरिक्ष और धरातल के मध्य संपर्क स्थापित करता है, क्योंकि ट्रांसपॉन्डर से जो है वो क्या होती है, किरणें प्रसारित होती है धरती पर, और फिर धरती से जो है वो दोबारा क्या होती है, सिग्नल जो है वो दोबारा ट्रांसपॉन्डर्स की तरफ जाते हैं। तो ये क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव भी करता है और फिर उन्हें ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट कहाँ करेगा, जो हमारे ग्राउंड स्टेशन होते हैं वहां पर। इसको अगर हम अभी थोड़ा मैं आगे रिमोट सेंसिंग जब अभी पढ़ाऊंगी तो उसमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ट्रांसपॉन्डर्स क्या होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के आधार पर ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं। अब ये पूछ लिया जाता है तो सिर्फ हमको उसके समझ में आना चाहिए कि कौन सा ट्रांसपॉन्डर किस लिए यूज होता है। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, उसके आधार पर ट्रांसपॉन्डर्स हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केयू बैंड ट्रांसपॉन्डर्स। केयू बैंड ट्रांसपॉन्डर्स क्या होते हैं, केयू बैंड ट्रांसपॉन्डर्स जो होते हैं वो टेलीविजन और संचार में उपयोग किए जाते हैं। वहीं पर अगर हम देखेंगे सी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स जो होते हैं वो रक्षा क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं, और एस बैंड ट्रांसपॉन्डर्स जो होते हैं वो मौसम संबंधी चीजों में उपयोग किए जाते हैं। तो ये पेलोड का एक हिस्सा है ट्रांसपॉन्डर्स। ट्रांसपॉन्डर्स के बाद हम देखें तो सेकंड आता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। एस ए आर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि एस ए आर का फुल फॉर्म क्या है, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये क्या होता है, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो होता है इसमें बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं। तो जो भी सिग्नल्स आते हैं ट्रांसपॉन्डर्स के पास, तो वो सारे सिग्नल्स से क्या क्या इमेजेस आई हैं या वो जो इमेज लेने का काम करता है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार करता है। तो ये क्या करता है, कई एंटीनों से लेस होता है सिग्नल्स के लिए, और इससे स्पष्ट तस्वीरें किसी भी मौसम में खींची जा सकती है। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार का जो मुख्य काम है वो क्या है, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार का मुख्य काम जो है वो फोटो वगैरह जो है उसको खींचना होता है। इसके बाद सिंथेटिक अपर्चर रडार के बाद आता है अति उच्च विभेदन रेडियोमीटर। ये रेडियोमीटर क्या होते हैं, तो ये इसे बहुउद्देशीय इमेजिंग तथा बादल, वायु और वाष्प कणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये जो रेडियोमीटर्स है उनका यूज क्या होता है, तो इसके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे इमेजिंग का काम भी करता है। इसके अलावा वहां पर मौसम में जैसे बादल है, वायु है, वाष्प कण कितने हैं, इन सभी की जानकारी प्रदान करने का काम करता है। उसे बोलते हैं अति उच्च विभेदन रेडियोमीटर। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमने देख लिया बस, हमने देख लिया पेलोड। पेलोड के अंतर्गत क्या क्या आता है, ट्रांसपॉन्डर, सिंथेटिक अपर्चर रडार और ये सब रेडियोमीटर वगैरह। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है
बस पेलोड के बाद वो आता है ऊंचाई नियंत्रण यंत्र। ऊंचाई नियंत्रण यंत्र का मतलब क्या होता है कि अगर जो उपग्रह है वो कितनी हाइट पर होना चाहिए ताकि वो उस एरिया का इमेज वगैरह ले पाए, जिसके लिए उसे प्रक्षेपित किया है, जिस चीज की जानकारी के लिए, तो वहां पर वो कितनी हाइट पर हो, कैसा हो, इसके लिए ऊंचाई नियंत्रण यंत्र होता है। एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम, तो यह उपग्रह को पृथ्वी के उस हिस्से की ओर केंद्रित करता है जिसके लिए उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। इसके बाद आता है पावर सिस्टम। तो उपग्रह है तो उसको एनर्जी की आवश्यकता तो होगी ना, तो ऊर्जा के लिए जो है वो ऊर्जा के लिए जो है वो वहां पे सोलर सेल होते हैं, और सोलर सेल जो होते हैं उससे बिजली पैदा की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे टेलीमेट्री और निर्देश तंत्र। तो टेलीमेट्री का मतलब क्या होता है, तो एक उपग्रह अंतरिक्ष में जाकर अपने संचालन के बारे में जो सूचनाएं पृथ्वी पर भेजता है उसे टेलीमेट्री कहते हैं, और उसी के आधार पर क्या होते हैं फिर निर्देश दिए जाते हैं। मतलब उपग्रह जो होता है वो अंतरिक्ष में क्या क्या चल रहा है वो सारी सूचनाएं प्रेषित कर रहा है, उसे टेलीमेट्री कह रहे हैं। और फिर टेलीमेट्री के आधार पर जो ग्राउंड स्टेशन से निर्देश भेजे जा रहे हैं उसे निर्देश तंत्र कहेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उपग्रहों का वर्गीकरण। तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि उपग्रह होते क्या हैं, उपग्रह की कक्षाएं क्या होती है, प्रक्षेपण यान क्या होते हैं, और उपग्रह के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, जैसे बस है, पेलोड है, और ये जो अन्य चीजें देखी हम लोगों ने। अब हम देखते हैं कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, उपग्रहों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है संचार उपग्रह, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नाम से ही समझ में आ रहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मतलब दूर संचार के लिए, ये ठीक है ना, बातचीत करने के लिए, जो हम टेलीफोन पे बातचीत करते हैं उसके लिए, इसके अलावा हम जो टीवी यानी जो टेलीविजन देखते हैं उसके लिए, तो उन सब के लिए जो सैटेलाइट्स का यूज होता है, जैसे दूर संचार है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन कार्यक्रम है उसको प्रसारित करना है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो भूमि का सर्वे करना है, इन सभी के लिए जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भेजी जाती है। और मैं पहले बता चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है, क्योंकि इनको ज्यादा एरिया कवर करना है, इसलिए सबसे ऊंची कक्षा मतलब क्या आएगा, जियो में से जो है वो रखा जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये वाले उपग्रहों को रखा जाता है। अगर हम देखें कि भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह, प्रायोगिक है मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था जो भारत का पहला कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है उसका नाम है एप्पल। इसके बाद अगर हम देखें तो पहला सफल सर्वेक्षण, तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसका पहला सफल संरक्षण, क्योंकि प्रायोगिक है मतलब इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया गया था, पर अगर हम बोले कि पहला सफल प्रक्षेपण जो किया गया है उसका नाम है इनसेट 1B, और इसकी डेट इंपॉर्टेंट है 1983 में पहला सफल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उसका नाम क्या है, इनसेट 1B है, जो कि 1983 में प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सुदूर संवेदन उपग्रह, यहाँ पे आपको सारी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सुदूर का मतलब होता है कि दूर, और संवेदन का मतलब क्या होता है, सेंस करना। तो सुदूर संवेदन उपग्रह क्या है, दूर स्थित किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना, भौतिक संपर्क में आए बिना का मतलब ये होता है कि वहां पर पृथ्वी पर जो कोई वस्तु है उसको बिना टच किए हुए ही जो है हम उपग्रह के माध्यम से उसके बारे में आंकड़े और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सुदूर संवेदन उपग्रह। अब जो सुदूर संवेदन उपग्रह होते हैं इनका उपयोग कहाँ होता है, ये हम अभी उस टाइम इसके पहले लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि सुदूर संवेदन उपग्रह का क्या यूज होता है। तो हम देख सकते हैं कि मानचित्रण में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा भूमि के सर्वे में इसका प्रयोग होता है, कितनी बार मौसम संबंधी जानकारियों के लिए प्रयोग होता है, तो ये सब सुदूर संवेदन उपग्रह में ही आता है। अगर हम देखें कि इसकी जो है वो कार्यविधि कैसी होती है, तो जैसे कि एनर्जी के सोर्स के रूप में अगर हम सूर्य को लेते हैं, तो सूर्य से जो है वो किरणें आती है, वो अलग अलग, जैसे कि पेड़ पे पड़ी है, भवन पे पड़ी और सड़क पे पड़ी, तो यहाँ पर जो किरणें सूर्य से आई प्रसारित हुई वो इनसे टकरा के परावर्तित होगी, और जब ये परावर्तित होगी तो ये उपग्रह के पास जाएगी। मतलब यहाँ पे ये सिंथेटिक अपर्चर रडार होंगे, यहाँ पर जो कि कैमराज होंगे, यहाँ पे फोटो क्लिक हो जाएगी, और यहाँ पर उपग्रह से जो भी जानकारी है, ये उपग्रह जो है ये सारी जानकारी को किसको भेज देगा, ग्राउंड स्टेशन पे। वो ग्राउंड स्टेशन पे जो है वो क्या होगा, उस पूरे जो डाटा जो जानकारी उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसको एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेशन पे ये सारी चीजें होगी। तो यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि मैंने जो अभी बताया ट्रांसपॉन्डर्स का क्या काम होता है। तो ट्रांसपॉन्डर्स क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को भेजते भी है और उसे रिसीव भी करते हैं, ग्राउंड स्टेशन पे भेजते फिर उसको भेजते हैं। अब सुदूर संवेदन उपग्रह जो होते हैं वो दो प्रकार के हम देख सकते हैं, एक होता है निष्क्रिय और एक होता है सक्रिय। निष्क्रिय सुदूर संवेदन उपग्रह नाम से समझ में आ रहा है, निष्क्रिय मतलब क्या हो रहा है कि इसमें हम जो है वो उपग्रह से कोई भी किसी भी प्रकार की किरणों को प्रसारित नहीं कर रहे, मतलब निष्क्रिय, बिना मतलब उपग्रह का इसमें कोई उपग्रह से कोई भी जो है वो किरणें प्रसारित नहीं हो रही, मतलब इसमें हम एनर्जी की सोर्स के रूप में सन की लाइट का ही यूज करते हैं, ठीक है। सन की लाइट का ही यूज कर रहे हैं, मतलब सन की जो रेज निकलेगी और वही जो है वो यहाँ पे आएगी और फिर वही परावर्तित होकर यहाँ जाएगी।
ठीक है, जबकि हम सक्रिय की बात कर रहे हैं, सक्रिय की बात कर रहे हैं मतलब यहाँ पे उपग्रह सक्रिय हो जाएगा। अब उपग्रह से ही जो है मतलब उपग्रह से जो है वो लाइट्स यहाँ पे आएगी, प्रसारित होगी और फिर उपग्रह यहाँ से परिवर्तित होकर दोबारा उपग्रह के पास जाएगी और फिर ग्राउंड स्टेशन पे जाएगी। तो निष्क्रिय में हम जो है वो एनर्जी के सोर्स के रूप में सूर्य का यूज करते हैं, सूर्य की एनर्जी का। पर सक्रिय में जो है वो हम क्या करते हैं, खुद उस उपग्रह से ही पहले क्या होगा, लाइट्स जो है वो आएगी, टकराएगी, वो फिर दोबारा उसके पास जाएगी और फिर ग्राउंड स्टेशन पे जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं 1988 में पहला ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो था वो IRS-1A लॉन्च किया गया था। तो पहला ऑपरेशनल है, ये ऑपरेशनल है, जो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो 1988 में था और वो क्या था, IRS-1A। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग में हम कार्टोसेट भी देखते हैं। कार्टोसेट जो है वो मानचित्रण के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा रिसोर्स सेट है, ओशन सेट है और रीसेट है। इसके अलावा भास्कर फर्स्ट भी है। भास्कर फर्स्ट जो है वो रिमोट सेंसिंग या जिसको हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं, वो सैटेलाइट थी जो कि 1979 में जो है वो उसे प्रक्षेपित किया गया था। तो ये क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा कि कोई सैटेलाइट है उसका ईयर पूछ सकते हैं, या कोई सैटेलाइट है तो वो कौन से प्रकार की सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग है, कम्युनिकेशन है, फिर क्या आएगा, ऑपरेशनल है या फिर एक्सपेरिमेंटल है। तो ये सब हमको समझ में आना चाहिए। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का एग्जाम्पल में एक तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सी है, तो IRS-1A है। जबकि इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो कार्टोसेट भी है जो कि मानचित्रण के लिए भेजी गई थी, रिसोर्स सेट है, ओशन सेट है जो कि समुद्र से संबंधित जानकारी के लिए, रीसेट है, और भास्कर फर्स्ट है। ये भास्कर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है जो 1979 में भेजी गई थी, पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसके बाद हम देखते हैं नौवहन उपग्रह, जिसको बोलते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी निश्चित समय पर हमको सटीक स्थिति का निर्धारण करने के लिए नौवहन सैटेलाइट का यूज होता है। आज हम GPS का यूज करते हैं, तो हम किसी स्थान का अगर पता लगाना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं, उस स्थान पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, इन सभी के लिए जो हमें सारी जानकारी देता है वो इन सैटेलाइट्स के माध्यम से हमको मिलता है। तो इसे ही हम नेविगेशन सैटेलाइट बोलते हैं। अब ये जो नेविगेशन सैटेलाइट है, अगर हम वैश्विक नौवहन प्रणाली को देखें, अगर वैश्विक स्तर पे देखें तो GPS, ये जो GPS का हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ का है, USA का है। अब ये क्वेश्चन आती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि GPS कहाँ का है, USA का है। ग्लोनास कहाँ का है, रशिया का। गैलीलियो जो है वो EU का है, मतलब यूरोपीय संघ का है। बाइडू चाइना का है और क्वासी जेनिथ जो है वो जापान का है। तो इसे बोलते हैं नेविगेशन सैटेलाइट। इसमें हमने वैश्विक नेविगेशन जो सैटेलाइट प्रणाली है उसको देखा। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली में IRNSS नाविक है और ये भारत का जो है वो क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। अब ये कितना एरिया कवर करेगी, तो भारत का जो मुख्य भूमि है उसको और उसके आसपास का जो 1500 किलोमीटर का क्षेत्र है उसको IRNSS नाविक में जो है वो कवर किया जाएगा। और इसके अंतर्गत कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे, तो 7 उपग्रहों को इसके अंतर्गत प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके बाद हम देखें तो इसी के अंतर्गत क्षेत्रीय नेविगेशन जो प्रणाली है उसके अंतर्गत गगन भी आता है। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। जी से जो है वो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट होती है गगन। अब इसे जो है वो इसरो और AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है इसे डेवलप किया है। इसके बाद अगर हम देखें तो चौथे प्रकार का जो उपग्रह है इसे हम बोलते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, यानी कि अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रह। ये क्या करते हैं, तो ये जो है वो अंतरिक्ष का अन्वेषण करने का काम करते हैं, जिसमें हम चंद्रयान को देख सकते हैं। चंद्रयान में चंद्रयान प्रथम, द्वितीय और तृतीय हम देख चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं मंगलयान। अब हम देखते हैं पांचवी प्रकार की सैटेलाइट जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, खगोलीय उपग्रह। ये क्या करेगा, ये जो अंतरिक्ष है उसमें जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है ना, इन सभी का अध्ययन करने के लिए भी हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं। और वो सैटेलाइट जो होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट कहलाती है। इसमें इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोसेट, ठीक है ना, ये जो है वो क्या बोलते हैं एक्स किरण, ठीक है ना, अंतरिक्ष में और भी जो किरणें हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आकाश गंगाएं हैं, इन सभी की जानकारी के लिए जो है वो पहला जो खगोलीय उपग्रह भेजा था वो एस्ट्रोसेट है। और ये कब भेजा गया था, 2015 में। और कौन सा इसका प्रक्षेपण यान था, तो PSLV C30। तो PSLV C30 के द्वारा 2015 में एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं तो कुछ विश्वविद्यालय और शैक्षणिक उपग्रह भी होते हैं जो शिक्षा के पर्पज से भेजे जाते हैं, जिसमें प्रथम है, जुगनू है, स्वयं है, सत्यभामा सेट जो कि इंपॉर्टेंट है, और स्वयं भी। इसके अलावा यूथ सेट। अब हम देखते हैं प्रायोगिक उपग्रह। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि जिस पर अभी सिर्फ काम ही शुरू किया गया है,
सैटेलाइट्स के हमने काम शुरू किया तो पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो उनके लिए सैटेलाइट जो होती है वो जो सैटेलाइट्स होती है उन्हें एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि आर्यभट्ट जो है वो सबसे पहली एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है जो कि 1975 में हमने जो है वो प्रक्षेपित की थी। और आर्यभट्ट को हमने यूएसएसआर की हेल्प से जो है वो भेजा था। और इसके अलावा जो है वो रोहिणी भी है। इसके बाद हम देखें तो वो हमने प्रयोग के आधार पर सैटेलाइट्स देखी अलग अलग प्रकार की। ठीक है, जैसे कि हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट देखी, सुदूर संवेदन उपग्रह देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं वजन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे हैं पर मैंने सिर्फ दो ही इसमें लिखे हैं, जो सबसे ज्यादा वजन का है और एक सबसे कम वजन वाला। अतिवृहद उपग्रह कौन से होते हैं? जिनका वजन 3000 किलोग्राम से अधिक होगा, वो अतिवृहद उपग्रह है। और भारत का सबसे ज्यादा वजनी उपग्रह जो अगर हम देखें तो वो GSAT-11 है। अगर हम देखें पीको उपग्रह क्या होते हैं, तो जिनका वजन 100 ग्राम से भी कम का है उन्हें हम पीको उपग्रह कहते हैं। और दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट जो है वो कौन सा है? कलाम सेट है। इस प्रकार हम लोगों ने उपग्रह क्या होते हैं, उनकी कक्षाएं, प्रक्षेपण यान और उपग्रह के प्रकार वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम जो जितने भी उपग्रह से रिलेटेड फैक्ट्स बचे हैं, ठीक है, वो हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा जो है वो अंतरिक्ष के संबंध में जो जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं उन्हें हम कवर करेंगे। यदि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।